मेरा नाम है ऋतिक और आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट SAE के बारे में। तो आप सोच रहे होंगे कि एश्योरेंस वर्ड तो हमने ऑडिट में भी यूज किया था, तो उस एश्योरेंस में और इस एश्योरेंस में डिफरेंस क्या है। सो वहां जो एश्योरेंस होती थी वो होती थी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे हम अपनी एग्जामिनेशन करते थे, लेकिन यहाँ जो हम एश्योरेंस की बात करेंगे वो हम उस मैटर पे करेंगे जो अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। ओके, सो स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या हुआ कि एश्योरेंस एंगेजमेंट रिलेट टू एग्जामिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर अदर देन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ओके, तो अब इसमें हम ओपिनियन कौन सी देंगे, जैसे अश्योरेंस कौन सी देंगे। जैसे ऑडिट में हम रीजनेबल एश्योरेंस देते थे, रिव्यू में हम लिमिटेड एश्योरेंस देते थे, इसमें हम देंगे मॉडरेट एश्योरेंस। ओके, ठीक है। तो अब ये होते कौन कौन से हैं, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस सर्विसेज। एसएई जो एश्योरेंस एंगेजमेंट देंगे वो इन पे देंगे। तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ओके, एंड अदर एश्योरेंस सर्विसेज में कौन से आगे कि एश्योरेंस रिपोर्ट ऑन कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें हमने एश्योरेंस दी है फॉर द नॉन फाइनेंशियल मैटर्स। ओके, एंड दिस वन इज द एश्योरेंस एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन कंपाइलेशन ऑफ pro forma financial information included in prospectus. This is guided by SAE 3420. This is by 3402, and examination of prospective financial information is guided by SAE 3400. Okay, it is also assurance engagement other than historical financial information. तो अब prospective financial information होती क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये। prospective financial information होती है फ्यूचर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हम आज बना रहे हैं अपनी एजम्पशन के बेस पर कि फ्यूचर में क्या इवेंट्स हो सकते हैं, और जब वो इवेंट होंगे तो एंटिटी उस पे एक्शन क्या लेगी। ओके, सो दैट इज द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब आज हम बैठ के अपनी फोरकास्ट या प्रोजेक्शन रिपोर्ट बना रहे हैं अपकमिंग पीरियड की और पीरियड्स की। ओके, ठीक है। तो अब हम क्या बना रहे हैं तो हमने देख लिया, हम ये क्यों बना रहे हैं, वाई वी आर मेकिंग दिस प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर हमको फंड्स बोरो करने हैं या फिर हम फंड्स बोरो करने जा रहे हैं, कोई और सोर्स ऑफ फंडिंग चाहिए, तो हम इन्वेस्टर्स को, बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जिससे हम बोरो करेंगे फंड्स, उसको हमको अपने फाइनेंशियल्स दिखाने पड़ेंगे प्रोस्पेक्टिव कि अगर आप हमको लोन दे दोगे या फंड्स दे दोगे तो वो यूज करके हम ये प्लांट खरीदेंगे, ये मशीनरी खरीदेंगे, इससे ये होगा, ऐसे सेल बढ़ेगी, तो उससे हमारी इतनी सेल हो जाएगी, इतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम उनको फ्यूचर दिखा देंगे कि अगर हमको इन्वेस्टमेंट मिल जाती है तो हम इतना बिजनेस ग्रो कर देंगे और इसमें से आपको इतना रिटर्न मिलेगा। तो इसलिए प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाई जाती है। तो जैसे अगर हम आज 21 अक्टूबर को बैठे हैं और हमारे पास हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है 31 मार्च 2024 की, तो उसके ऊपर हम अपनी एजम्पशंस लगाएंगे, अंदाजे लगाएंगे कि सेल इतनी बढ़ सकती है, प्रॉफिट इतना हो सकता है, कॉस्ट इतनी बढ़ सकती है। उसके बेस पे हमने फ्यूचर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाई है। ठीक है, मतलब हम बना सकते हैं 31 मार्च 2025 की, 26 की, जो भी एजम्पशंस हम लगाएंगे। ओके, द अदर थिंग इज जो हम एजम्पशन लगा रहे हैं, अब जैसे मैं एजम्पशन लगाऊंगा तो वो अदर मतलब अलग होंगी, आप लगाओगे तो अलग होंगी। वो एजम्पशन तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है ना। सो एजम्पशन लगाना इज अ सब्जेक्टिव मैटर और इट एक्सरसाइज इट नीड्स अ लॉट ऑफ जजमेंट। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे जब हम एजम्पशंस लगा देते हैं तो हमारी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हुई क्या, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन based on assumption on event that may occur in future and possible action by entity. Okay, so prospective financial information is highly subjective in nature and its preparation requires exercise of considerable judgment. तो prospective financial information आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें और हमको क्या क्या देखना होता है कि whether prospective ये जो financial information बनी है PFI, क्या ये रेंज में बनी है, कि मतलब जो इसमें हमने फिगर्स डाली हुई है जो भी, वो रेंज में तो नहीं डाली हुई या डाली हुई है। तो जैसे हमने सेल डाली कि हमारी सेल हो सकती है 3 से 4 लाख, जो रेंज डाल दी ना तो वो ठीक है। उसके अलावा हम इसका इंटेंडेड यूज देखेंगे कि किस यूज के लिए, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, जनरली अवेलेबल है, कोई लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर इसका लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लास्ट में अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे कि आवर रिपोर्ट इज ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड टू और रिस्ट्रिक्टेड टू दिस पर्सन, किसी और पर्पज के लिए इसका कोई यूज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा, तो इसका पीरियड देखेंगे किस पीरियड के लिए बनाई जा रही है, 1 पीरियड के लिए बन रही है, 2 पीरियड के लिए बन रही है। उसके अलावा हम इसका देखेंगे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ओके, तो अब
हम देख रहे हैं कि assumptions जो है इसमें हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे जो हमने assumption लगाई है इनका बेसिस क्या होगा, ये किस बेसिस पे बनी होंगी। ठीक है, तो अब जो assumption होती है वो दो तरीके की हो सकते हैं, बेस्ट एस्टिमेट assumption और हाइपोथेटिकल assumption। बेस्ट एस्टिमेट assumption क्या कि हमारी पिछले मान लो 10 साल से एंटिटी चली आ रही है और हमको इस साल का प्रोजेक्शन करना है, इस साल की अपनी फोरकास्टिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर पिछले हर साल हमारी 5-5% सेल बढ़ रही है तो इस साल भी हम मान के चलेंगे 5% बढ़ेगी, है ना, तो फिर दिस इज कॉल्ड फोरकास्ट। और अगर हम इसी साल अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई न्यू यूनिट या कोई न्यू वेंचर या कोई न्यू लाइन ऑफ ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट टाइम स्टार्ट होगा, हम बस प्रोजेक्ट ही कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, कि अगर आप हमको 1 करोड़ रुपए दे दो तो हम ये कर देंगे, ये मशीन खरीद लेंगे, यहाँ ये कर देंगे, यहाँ मार्केटिंग कर देंगे और उससे हमारी सेल इतनी करोड़ हो जाएगी, 20 करोड़ 30 करोड़, तो बस हम ये प्रोजेक्शन लगा सकते हैं। ओके, सो बेसिक, अच्छा बेस्ट एस्टिमेट assumption क्या होती है, PFI prepared on the basis of assumption about future event and action management expects to take place। बेस्ट एस्टिमेट assumption का मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली हम ये करेंगे, और हाइपोथेटिकल assumption का मतलब कि फ्यूचर में जो होगा ना उसके बेस पे हो भी सकता है हम ये एक्शन ले और ना भी हम ले। ओके, तो PFI prepared on the basis of hypothetical assumption about future events and action by management which are not necessarily expected to take place। ओके, तो इसमें एग्जांपल होगा एंटिटी इन स्टार्टअप फेज और कंसीडरिंग मेजर चेंज इन नेचर ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, और दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, हाइपोथेटिकल assumption जहां यूज होंगी, और बेस्ट एस्टिमेट assumption जहां यूज होंगी उसको हम कहेंगे फोरकास्ट। इसका एग्जांपल हो गया सेल टू इंक्रीज बाय 5% एज पर ट्रेंड्स, और इस साल भी हम मान लेंगे इतनी बढ़ेगी। ठीक है, ओके, तो अभी क्या सीन हुआ, जैसे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसमें हमने बेस्ट एस्टिमेट अगर अपनी assumption लगा ली तो हमारी फोरकास्ट बनेगी, तो जो हमारी PFI होगी उसको हम फोरकास्ट कहेंगे। और अगर हमारी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उस पर हमने assumptions लगाई जो कि हाइपोथेटिकल assumptions हैं, तो जो हमारी PFI बनेगी उसको हम प्रोजेक्शन कहेंगे। ठीक है, ओके, तो अब जो PFI वो अपनी कितनी तरह की होगी, एक तो फोरकास्ट, एक प्रोजेक्शन, एंड द थर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि 1 साल की फोरकास्ट और 5 साल की प्रोजेक्शन। ओके, सो दिस इज द होल चैप्टर। इस चैप्टर में हमको बस यही देखना है। ठीक है, तो अब आपको अगर ये समझ में आ गया हो ना ये पूरा, तो आपका चैप्टर हो चुका है। आपको बस यही पॉइंट्स तरीके से हर जो अपनी हेडिंग होगी, हर जो टॉपिक होगा उसमें अरेंज करने हैं। ठीक है, ओके, तो अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, व्हाई वी नीड एन एश्योरेंस ऑन PFI। जो PFI है हमको इस पे एश्योरेंस की चाहिए। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो कोई भी बना सकता है, बेशक वो पर्सन CA ना भी हो, बिल्कुल बना सकता है, लेकिन जो बैंकर्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कोई भी इन्वेस्टर है, वो उनकी रिपोर्ट पे इतना रिलाई नहीं कर सकती, वो रिलाई करेगी एक CA इन प्रैक्टिस की रिपोर्ट पे। ठीक है, कि हाँ जो प्रोजेक्शन है, जो भी इन्होंने प्रोजेक्शन बनाई हुई है मैनेजमेंट ने, वो रीजनेबल बेसिस पे बनाई हुई है। हम इसमें एक्यूरेसी वाउच नहीं करेंगे कि जो भी फिगर्स दिखाई हो PFI में वो एक्यूरेट होंगी, वो हम वाउच नहीं करेंगे। हम वाउच करेंगे कि जो भी उन्होंने इंफॉर्मेशन यूज की है, जो भी उन्होंने assumption यूज किया, वो रीजनेबल है, वो कंसिस्टेंट है, ये हम बस डाल सकते हैं। तो इसलिए हमको एश्योरेंस रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि जो financial institutions हैं, banks हैं, cannot rely on any normal person, they place a greater reliance on the statement of CA। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये PFI बनाता क्यों है, क्या ये मैनेजमेंट बनाती है या ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनाता है। ओके, PFI बनाने का काम मैनेजमेंट का होता है, मैनेजमेंट का काम होता है PFI बनाना, उसको प्रेजेंट डिस्क्लोज करना, assumption बनाना, assumption के बेसिस क्या होंगे। ठीक है, तो ये सब काम होता है मैनेजमेंट का। ठीक है, क्या प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो CA है वो PFI बना सकता है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हम फ्यूचर का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर को फोरकास्ट कर रहे हैं, क्या हम कर सकते हैं। एज पर प्रोफेशनल एथिक्स हम एक क्लोज आई थिंक 3, हाँ क्लोज 3 ऑफ शेड्यूल टू बी अकॉर्डिंग हम इसको फोरकास्ट जो फ्यूचर की जो फिगर्स एस्टिमेट करेंगे उनकी एक्यूरेसी को वाउच नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो ये PFI है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये इस क्लोज में नहीं इंक्लूड होंगी, ये क्लोज इस पे नहीं लेगा, क्योंकि जो हम PFI बनाएंगे इसमें हम एक्यूरेसी को वाउच नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आइए एक बार देखते हैं। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट की क्या है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ PFI, आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ PFI, एक्सप्लेनिंग बेसिस ऑफ फोरकास्ट, एक्सप्लेनिंग बेसिस ऑफ फोरकास्ट। ओके, एंड अंडरलाइंग assumptions कौन कौन सी हैं अपनी,
Can professional accountant be associated with PFI? If CA in practice permits his name या name of his firm to be used in connection with estimate of earning contingent upon future transaction which lead to believe that he vouches accuracy of forecast, then he will be guilty of professional misconduct under clause 3 of schedule 2 of CA Act 1949. But this clause do not preclude CA from associating with PFI. Okay, CA can prepare forecast and can also review them provided he indicate in report the source of information, the basis of forecast, the major assumptions used, and that he do not vouch accuracy of forecast. ओके, अब जो पीएफआई बनाने के अब ये हो गया कि ये सीए भी बना सकता है, मैनेजमेंट भी बना सकती है। अगर मैनेजमेंट बनाएगी तो सीए को उस पर अपनी एश्योरेंस रिपोर्ट देनी पड़ेगी, लेकिन जब हम किसी इंस्टीट्यूशन के या किसी इन्वेस्टर के पास जा रहे हैं तो वहां हमको पीएफआई भी लेके जानी पड़ेगी, साथ में हमको एक एश्योरेंस रिपोर्ट भी लेके जानी पड़ेगी। एश्योरेंस रिपोर्ट मैंडेटरीली बाय सीए है, और जो पीएफआई है जो जिसने प्रिपेयर किया वो मैनेजमेंट प्रिपेयर कर सकती है और सीए भी प्रिपेयर कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है जो हम प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर कर रहे हैं इसमें क्या क्या अपना आना चाहिए, क्या क्या होगा इसमें। ठीक है, प्रेजेंटेशन तो हम देखेंगे कि प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। जो हम डिस्क्लोज करेंगे पीएफआई जब हम बना देंगे उसके एंड में, तो हम देखेंगे वेदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कंसिस्टेंटली फॉलो हुए हैं या नहीं। अगर किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल में चेंज हुआ है तो रीजन क्या था चेंज का, ओके, एंड assumptions क्या यूज की हुई हैं, तो ये सब चीजें हम देखेंगे इसमें। तो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में क्या होगा, प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। डिस्क्लोज करेंगे हम अकाउंटिंग पॉलिसी assumption, if there is any change in accounting policy then we will look into the reason and effect on the PFI, the date as of which PFI prepared, okay, and the basis of establishing point in range। तो ये हम प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर करेंगे। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर कौन करेगा, जो पीएफआई बनाएगा। ओके, now the next thing is what is the duty of the member, duty of the CA who is examining the PFI। okay, the auditor should obtain sufficient and appropriate evidence। we will not use sufficient and appropriate audit evidence because it is not audit, we will use sufficient and appropriate evidence whether PFI prepared। okay, अब जो भी पॉइंट्स है ना इसमें फ्लो ही चलता रहेगा। whether PFI prepared on the basis of historical financial information, PFI prepared on the basis of assumption, on the basis of historical financial information, on the basis of assumption, whether best estimate assumptions are reasonable, hypothetical assumptions are consistent with the purpose of information, and the PFI is properly presented, major assumption are properly disclosed। सब कुछ इस चार्ट में से ही आप निकाल सकते हो हर हेडिंग का, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ड्यूटी ऑफ मेंबर हो, ओके, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर हो, कुछ भी हो, ये आगे भी देखेंगे। तो ड्यूटी ऑफ मेंबर क्या करेगी, PFI prepared on basis consistent basis historical financial statement using अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ओके, तो यहाँ जो अपनी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनी होगी ये एज पर प्रिपेयर्ड यूजिंग अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनी होगी। हाँ, तो आगे चलते हैं। PFI prepared on basis of assumption, ओके, तो मैनेजमेंट्स बेस्ट एस्टिमेट assumption आर नॉट अनरीजनेबल। ओके, तो ये जो अपनी ऐसे ही है ना, इसमें हम नेगेटिव वर्डेड में बात करेंगे, ओके, कि ये अनरीजनेबल नहीं है। ठीक है, हम ये भी डाल सकते हैं कि बेस्ट एस्टिमेट assumption आर रीजनेबल, नो, बट इसमें हम नेगेटिवली बात करेंगे, नॉट अनरीजनेबल। अब इसमें जो हम अपनी एश्योरेंस देंगे, जो ओपिनियन देंगे, वो भी नेगेटिव वर्डेड होगी, नेगेटिव एश्योरेंस देंगे इसमें। ओके, कि अच्छा, the management's best estimate assumptions are not unreasonable and the hypothetical assumptions are consistent with the purpose of information। okay, and the last is the prospective financial information properly presented and material assumptions are adequately disclosed। okay, so जब the other duties, अगर कोई ऐसे एप्लीकेबल हो रहा है तो उसको वो सारे ऐसे एप्लीकेबल करने पड़ेंगे ऑडिटर को जो भी एप्लीकेबल हो रहे हैं। अदर ऐसे शुड अप्लाई टू द एक्सटेंट प्रैक्टिकेबल। ओके, अब इसमें नेक्स्ट क्या चीजें, थोड़ी सी चीज बताइए कि जब हम एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेंगे तो हमको कौन कौन से पॉइंट कंसीडर करने हैं। उसके अलावा जब एग्जामिनेशन प्रोसीजर हम कर रहे होंगे तो हमको जब डिटरमाइन करेंगे कौन कौन से हमको एग्जामिनेशन प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं तो हम किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा हमको रिपोर्ट देनी है और बस फिर हो गया चैप्टर कंप्लीट। ओके, तो जब हम एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे होंगे तो हमको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। ओके, तो अब ये बातें भी ऊपर से आएंगी कि इंटेंडेड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन किसको होगा, जनरल है या लिमिटेड है, नेचर ऑफ assumption कौन सी होंगी, बेस्ट एस्टिमेट assumption होंगी, हाइपोथेटिकल assumption होंगी, पीरियड कवर्ड, एलिमेंट टू बी इंक्लूडेड इन द इंफॉर्मेशन। ओके, ये भी सारे ऊपर ही स्टार्ट में थे कि इंटेंडेड यूज क्या है, पीरियड कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, assumption क्या है, बेसिस ऑफ assumption, ये सब चीजें ऊपर है। एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट करते वक्त जब हम ऑडिट अपना ये ऑडिट नहीं सॉरी
ऐसे ही इसकी एंगेजमेंट लेने होंगे, तो हम ये सारी चीज ध्यान में रखेंगे कि क्या पर्पज है, क्या ये है, इंटेंडेड यूज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या बेसिस है, क्या रीजनेबल है, क्या नहीं, ये सब चीजें हम ध्यान में रखेंगे। ओके, तो ऑडिटर उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर एक्सेप्ट कर लिए तो विड्रॉ कर लेगा जब उसको लगे कि जो अजम्पशन यूज हुई है ना, जो अजम्पशन यूज हुई है वो अनरियलिस्टिक है। ओके, एंड द इंटेंडेड यूज एंड द पीएफआई इज इनअप्रोप्रिएट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, जो इसका इंटेंडेड यूज उसके लिए इनअप्रोप्रिएट है। ओके, और ऑडिटर शुड आल्सो कंसीडर एक्सटेंट टू विच रिलायंस ऑन एंटिटीज हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज जस्टिफाइड। तो ऑडिटर एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लेगा या एक्सेप्ट ही नहीं करेगा जब वो देखेगा कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर रिलायंस कैसा है उनको करते वक्त, अगर अच्छा नहीं है तो भी कर लेगा। ठीक है, अजम्पशंस देखेगा, अनरीजनेबल तो नहीं है, अनरियलिस्टिक तो नहीं है, और जो पीएफआई है वो उसके इंटेंडेड यूज को लेके इनअप्रोप्रिएट तो नहीं है, तो ये चीजें देखेगा कि इनअप्रोप्रिएट फॉर इंटेंडेड यूज, assumption अनरियलिस्टिक, और ऑडिटर शुड आल्सो कंसीडर एक्सटेंट टू व्हिच रिलायंस, कितना रिलायंस हम प्लेस कर सकते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। ठीक है, तो ये करेगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज नेचर ऑफ एश्योरेंस। हमने एश्योरेंस कौन सी देनी पड़ेगी? The opinion as to whether results shown in PFI will be achieved cannot be expressed. तो as जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनी है वो फ्यूचर की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनी है, तो हम आज बैठ के ये एक्यूरेसी को वाउच नहीं कर सकते, हम कोई ऐसे एश्योरेंस नहीं दे सकते कि जितनी हमने फिगर्स उसमें डली है, जो पीएफआई बनी हुई है, उतनी फिगर्स अचीव हो जाएंगी, क्योंकि फ्यूचर में इवेंट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो हम ऐसे ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि भाई जिसमें हम ये डालेंगे। तो ओपिनियन में एक्सप्रेस क्या क्या करेंगे? ओपिनियन में हम यही चीज एक्सप्रेस करेंगे कि कंसिस्टेंट बेसिस पे बनी है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे बनी है, तो ये चीज हम एश्योरेंस अपनी एक्सप्रेस करेंगे। ओके, अब हम जब एग्जामिनेशन प्रोसीजर करेंगे, जब हम उनके नेचर टाइम एक्सटेंट डिफाइन करेंगे, तब हम कौन कौन से मैटर कंसीडर करेंगे? तब हम देखेंगे कि जो बिजनेस है जिसकी पीएफआई बन रही है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, क्या ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है, क्या ज्यादा रिस्क है क्या उसमें। उसके अलावा देखेंगे मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस क्या हैं। फिर देखेंगे जो मैनेजमेंट जो पीएफआई बना रही है उसका कॉम्पिटेंस कितना है प्रिपरेशन को लेके। ओके, मैनेजमेंट की जो जजमेंट है वे किस हद तक पीएफआई को अफेक्ट कर रही है, और मैनेजमेंट का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। उसके अलावा हम अपना देखेंगे कि हमारी नॉलेज कितनी है अब तक पीएफआई को लेके, जो हमने प्रीवियस एंगेजमेंट्स में ऑब्टेन की होगी, और हमारा एक्सपीरियंस कितना है बिजनेस और इंडस्ट्री को लेकर। तो ये एग्जामिनेशन प्रोसीजर में हमको बस ये याद रखना है, ये 2 पॉइंट तो हो गए, स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, लाइवलीहुड ऑफ स्टेटमेंट, फिर एक मैनेजमेंट से रिलेटेड है, एक ऑडिटर से रिलेटेड है। और मैनेजमेंट से रिलेटेड होगी मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट, जजमेंट, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑडिटर से होगी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ऑडिटर मतलब की एंगेजमेंट टीम। ओके, सो जब हम एग्जामिनेशन प्रोसीजर का नेचर टाइम एक्सटेंट वो करेंगे डिटरमाइन, तो हम ये मैटर कंसीडर करेंगे। ये हो गए 1 2 3 4 5 7 पॉइंट हो गए। ठीक है, तो अब हमने क्या कर लिया, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देख ली कि प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन ये सब होती है। प्रोफेशनल अकाउंटेंट भी बना सकता है, लेकिन इस क्लोज में वो है रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा, लेकिन फिर भी पीएफआई बना सकता है, लेकिन क्योंकि इसमें वो एक्यूरेसी को वाउच नहीं कर रहा, लेकिन उसको अपनी रिपोर्ट में ये चीज स्टेट करनी पड़ेगी। उसके अलावा सीए की ड्यूटी क्या होती है कि हिस्टोरिकल बैलेंस स्टेटमेंट होगी, असम्पशन और ये सब चीजें होंगी। फिर हम एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेंगे तो हम ये पॉइंट कंसीडर करेंगे, जब हम एग्जामिनेशन प्रोसीजर करेंगे तो हम ये पॉइंट कंसीडर करेंगे, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में हम ये पॉइंट प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर जो भी है करेंगी, मैनेजमेंट करेगी, लेकिन ये प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर हम देखेंगे कि प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज है या नहीं है। उसके अलावा हम अपनी रिपोर्ट बना देंगे कि सब कुछ हो चुका है। अब जो हमारी रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ पीएफआई हो, उसमें क्या क्या होगा, स्टार्टिंग एंडिंग सेम है अब तक। ठीक है, टाइटल, एड्रेसिंग, लास्ट में डेट, प्लेस और सिग्नेचर। अब बीच में हम क्या क्या डालेंगे? बीच में भी सारे पॉइंट्स ऊपर वाले से ही है, जो वो छोटा सा चार्ट बना है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ prospective financial information, statement that management is responsible for preparation, statement that examination procedure include examination on 10 places, statement of negative assurance as to whether assumption provide reasonable basis for PFI। तो इसमें हम नेगेटिव एश्योरेंस देंगे कि हमको ऐसा कुछ भी नहीं मिला, ओके, जिसकी बेस पे हम कह सके कि assumptions अनरीजनेबल नहीं है। ओके, तो मतलब तो ये निकला ना कि assumption रीजनेबल है, whether assumption are reasonable, इसका ट्रूली वर्डेड में निकला, लेकिन नेगेटिव में निकला। हमको ऐसा कुछ नहीं मिला कि हम कहें कि assumption रीजनेबल बेसिस पे नहीं प्रोवाइड कर रही। ओके, देन we will give the opinion whether PFI prepared on basis of assumption, caveats concerning achievability of result। caveats मतलब warning, हम warning देंगे
कि जो रिजल्ट है ना वो अचीव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्यों, ये कहाँ से बात आई, हम एश्योरेंस में जो हमने बात देखी थी ना कि रिजल्ट अचीव हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो इसलिए हम ऐसी एश्योरेंस देंगे कि हम एक्यूरेसी को वाउच कर रहे हैं, उसका हम एक वार्निंग भी दे देंगे अपनी रिपोर्ट में। ओके, हम रेफरेंस टू एस्से देंगे कि एस्से एप्लीकेबल हो रहे हैं। ओके, और जो जो हो रहे हैं हमने लगा रखे हैं, और रेफरेंस टू इंटेंडेड यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन की किस किस को यूज होगा, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जहाँ जो हमने यहाँ बात की थी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जनरल एलिमिनेट हो सकता है, हम लास्ट में डाल देंगे कि बस आप ही के लिए सुटेबल है, अगर कि कोई और इस रिपोर्ट को देख रहा है तो उसके लिए सुटेबल नहीं है, वैसे तो वो किसी और को देनी ही नहीं है। ठीक है, अब इसमें ये रिपोर्टिंग के पॉइंट्स हैं। ठीक है, स्टार्टिंग एंडिंग सेम है, और ऊपर जो फ्लोस आई है पीएफआई की आइडेंटिफिकेशन स्टेटमेंट की मैनेजमेंट ने बनाई है, एग्जामिनेशन प्रोसीजर, नेगेटिव एश्योरेंस देंगे, ओपिनियन की पीएफआई ऑन द बेसिस ऑफ असम्पशन बनी है, वार्निंग दे देंगे कि भाई रिजल्ट्स अचीव हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, रेफरेंस टू एस्से एप्लीकेबल और इंटेंडेड यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये हम दे देंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज हम मॉडिफाई ओपिनियन कब देंगे, इसमें जो हमने प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर की हुई है मैनेजमेंट ने, अगर वो एडिक्वेट नहीं है, अकाउंटिंग पॉलिसी ठीक नहीं है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, रीजन नहीं दिए हुए, इफेक्ट ऑन ये नहीं बताया हुआ, assumptions ठीक नहीं ली हुई, इनमें से कुछ भी है ना जो एडिक्वेट नहीं है, तो हम अपनी ओपिनियन देंगे क्वालिफाइड या एडवर्स। ओके, या हम विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट कर लेंगे अगर हमको कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रहा है तो। ओके, उसके अलावा जो अजम्पशन जो हमने बनाई है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, अजम्पशन लगाने से पीएफआई बनती है, तो जो हमने अजम्पशन लगाई है, इफ दे डू नॉट प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस फॉर पीएफआई, तो हम एडवर्स ओपिनियन देंगे या फिर हम विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट कर लेंगे। अजम्पशंस डू नॉट प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस, ये हमने अभी ऊपर भी देखा था कि अगर अजम्पशंस अनरियलिस्टिक हो तो हम विड्रॉ कर लेंगे, विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, या एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अब यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि अगर अजम्पशंस डू नॉट प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस, तो हम या तो विड्रॉ कर लेंगे या एडवर्स ओपिनियन दे देंगे, बात वही है। ओके, एंड द लास्ट इज अगर हमारे स्कोप पे लिमिटेशन हो तो हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देंगे। तो दिस वाज योर एसे। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज जो मैनेजमेंट बैंक के पास गई, बैंक ने बोला या इन्वेस्टर ने बोला कि हमको आपकी इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अलावा एक एश्योरेंस रिपोर्ट भी चाहिए। अब बैंक के पास एक एश्योरेंस रिपोर्ट भी आ गई जिस पे वो ज्यादा रिलाई कर सकते क्योंकि वो सिन प्रैक्टिस ने बनाई है। अब वो रिपोर्ट से बैंकर को पता क्या क्या चल रहा है। ठीक है, such a report would state whether assumption do not provide reasonable basis for PFI, express opinion, whether PFI prepared on basis of assumption and presented as per FRF state actual results likely different from PFI because events not occur as expected, when PFI expressed as range like सेल 2 से 3 लाख हो सकती है, when PFI expressed as range, okay, तो no assurance that actual result will fall in the range, okay, ऐसी भी assurance नहीं है कि रेंज के अंदर ही आएगा, बाहर भी हो सकता है। In case of projection, PFI prepared as per hypothetical assumption and readers to be cautioned that not to use PFI for any other purpose. ठीक है, ये PFI prepared on the basis of hypothetical assumption, अगर hypothetical assumption के बेस पे बनाई हुई है तो रीडर्स को हम वार्न कर देंगे कि ये किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं होनी चाहिए। सो दिस वाज योर SAE 3400 प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसमें हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे अजम्पशन लगा लेते हैं, उसके बाद अपनी ये बन जाती है। उसमें हम इसको रेंज भी मतलब बना सकते हैं, इंटेंडेड यूज देखेंगे, पीरियड देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर देखेंगे, ये सब चीजें हम कंसीडर करेंगे जब हम एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे होंगे। ओके, और हम क्या देखेंगे कि बेसिस ऑप्शन क्या था, ये पीएफआई बनाने का काम होता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के और क्या काम होते हैं कि अजम्पशंस रीजनेबल है या नहीं, ठीक है, बेसिस उसका ये पीएफआई बनाना, प्रेजेंट करना, डिस्क्लोज करना। ठीक है, ओके, और जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट होता है वो भी बना सकता है। ठीक है, वो कैन प्रिपेयर एंड कैन आल्सो रिव्यू देम। उसके अलावा क्या था, जब हम एक्सेप्ट कर रहे होंगे एंगेजमेंट एक्सेप्ट, तो हम ये चीजें देखेंगे। उसके अलावा प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में हम क्या क्या देखेंगे कि प्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेटिव है, मिसलीडिंग नहीं है। डिस्क्लोजर में हम देखेंगे अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, रीजन बता रखे, इफेक्ट बता रखा है। उसके अलावा असम्पशंस बता दी। ठीक है, असम्पशन क्या क्या लिए हमने और क्या देखा था हमने कि डेट पीरियड कौन सा है, बेसिस ऑफ एस्टैब्लिशिंग पॉइंट्स क्या है, एग्जामिनेशन प्रोसीजर देखा था। ठीक है, एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करेंगे, एंटी डिस्क्राइब करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट का क्या काम है, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट है यानी मैनेजमेंट की जजमेंट, मैनेजमेंट का सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऑडिटर की नॉलेज, ऑडिटर का एक्सपीरियंस और लाइवलीहुड ऑफ स्टेटमेंट। ओके, एग्जामिनेशन प्रोसीजर होगा, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर होगा, रिपोर्ट में हम ये चीजें डाल देंगे, वो भी फ्लो में ही होंगी सारी। ठीक है, और उसके बाद मॉडिफाइड ओपिनियन डालेंगे। तो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर एडिक्वेट नहीं है तो अपनी क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन और विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट इफ एप्रोप्रिएट,
अगर अपनी assumptions रीजनेबल नहीं है, या तो फिर यहाँ पे एक ये था कि अगर हमारी assumption अनरियलिस्टिक होंगी तो सीधा विड्रॉल, अगर ये है assumptions not provide reasonable basis to adverse or withdrawal of opinion, scope limitation, disclaimer of opinion, तो ये आपका ऐसे ही हो चुका है। इसमें ड्यूटी ऑफ मेंबर में भी बस वही थी कि ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनी है, जो कि ये ऑन द consistent with applicable FRF, PFI prepared on basis of assumption as a best estimate assumption are reasonable, hypothetical are consistent with purpose of information। so बस यही है, ये आपका ऐसे ही कंप्लीट हो गया। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा SRS 4400 एंड 4410 की वीडियोस डल चुकी हैं, तो आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए आप वो कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।